नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप सब साथियों से निवेदन है, आप सब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट से तात्पर्य संवेगों का कैसे और किन कारकों के कारण वो प्रभावित होते हैं और किन कारकों के कारण उनका विकास होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश मतलब जिनमें बच्चों को खुली आज़ादी होती है, अपने आप को व्यक्त करने की उनको मौका दिया जाता है और उनको अपनी आज़ादी के अनुसार काम करने दिया जाता है। ऐसे परिवेश में उनका इमोशनल जो विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपर्युक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो ये रचनात्मक आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन में छात्र की समझ, सीखने की ज़रूरतों और अधिगम में क्या कमी रह गई है छात्र के, कि क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, कहाँ पर जो शिक्षक है वो शिक्षा दे रहा है तो कहाँ उसकी शिक्षा में कमी है और कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं, ये सब पता करते हैं हम रचनात्मक आकलन में। तो रचनात्मक आकलन में खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, परियोजना ठीक है, अवलोकन ठीक है। यहाँ पर जो विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना ये नहीं होता, क्योंकि अगर हम विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित कर देंगे तो उन लोगों में जो विद्यार्थियों हैं आपस में हीन भावना पैदा होगी। वो समझेंगे ये इसके ज़्यादा हैं, मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो इस टाइप से वो हीन भावना पैदा होगी जो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल, दूसरा ऑप्शन सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। जो हमारी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर एक माली की तरह काम करता है। जैसे माली अपने जो उसके बाग होते हैं, उसके बाग के जो नन्हे नन्हे पौधे होते हैं उन्हें बड़ा होने के लिए खाद, पानी आदि सुविधाएं प्रदान करता है, उसी तरह शिक्षक भी अपनी क्लास में हर बच्चे के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और सुविधादाता की तरह काम करता है। ऑप्शन में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। शिक्षक अगर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगा, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगा, तो वो अच्छा प्रभावशाली शिक्षक कहलाएगा। तो यहाँ पर ये विशेषता होनी चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं। आप ये नहीं को नहीं पढ़ते और हाँ वाले पर लगा देते हैं। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, ये तो होना चाहिए। अध्यापकों के अनुसार कार्य, बच्चों को स्वीकार करना, ये भी। अध्यापक को सकारात्मक रूप, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जो नहीं होना चाहिए वो होगा अध्यापकों के अनुसार कार्य। जो प्रगतिशील शिक्षा जो हमारी वर्तमान एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसमें बच्चों को केंद्र में रखा जाता है, ना कि शिक्षक को। बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षक उनको आदेश देता है, ना कि शिक्षक के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। कुछ बच्चे पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति करने, तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस प्रकार की अधिगम संबंधी समस्या को हम अधिगम आवश्यकता कहते हैं। और ये जो विपरीत छवि और दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां दिखाई जा रही हैं, वो भी अधिगम में आवश्यकता के कारण होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी जब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए जाने अंकों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति दिशाओं में सोचता है, चारों तरफ है ना, हर टाइप से वो चीज़ों को सोच लेता है। तो यही होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि वो हर टाइप से अपना विचार, अपना चिंतन लगा लेता है और एक अच्छा सॉल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स, जो किसी ने सोचा ना हो, ऐसी कोई जो चीज़ है वो सोच लेता है। तो ये होती है अपसारी थिंकिंग। और एक होती है अभिसारी थिंकिंग। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ये 4, तो ये देखिए ये 4 ऑप्शन हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे। तो इसमें अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि वो इन चारों ऑप्शन को देखता है, प्रश्न को देखता है और फिर एक आंसर पिक करता है। तो ये होती है अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम अभिसारी चिंतन का उपयोग कर रहे हैं। और अपसारी चिंतन में क्या होता है कि दिशाओं में सोचता है कोई व्यक्ति कि इस टाइप से भी हो सकता है क्वेश्चन, इस टाइप से भी हो सकता है, तो और एक नया वो चीज़ खोज लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्राउन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्राउन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। जो उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से अगर कोई चीज़ उनके लिए ज़रूरी है तो उसमें वो परिवर्तन करना, जिससे वो अच्छे से सीख पाएँ और उनकी उसमें रुचि बने। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों के इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बना था? यहाँ पर भी ध्यान रखिए, नहीं आया है। तो विषय वस्तु की टेबल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, रटने की प्रवृत्ति को कभी भी जो अधिगम अनुभव है उसमें नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर पहला ही होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये ठीक है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, ये भी सही है, क्योंकि जब बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, वाद विवाद करेंगे तो ये एक अच्छा अधिगम अनुभव है। प्रकरण का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन भी अच्छा अधिगम अनुभव है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की छवि सुरक्षित करना। तीसरा ऑप्शन, उनके अंकों में सुधार करना। और चौथा ऑप्शन, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगर आप किसी
जो बच्चा है, अगर आप बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप से दंड देते हैं तो अगली बार वो चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं करेगा, क्योंकि अब वो डर गया है कि अब कहीं गलत ना हो जाए तो फिर से उसे दंड मिलेगा, और उसे स्वयं के प्रति भी जो उसकी अवधारणा होती है वो ख़त्म हो जाती है। यार कि मैं तो हमेशा गलत ही सोचता हूँ, गलत ही जवाब देता हूँ, अब मैं जवाब दूंगा ही नहीं, तो वो एक्चुअली दब जाएगा, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो भाग नहीं लेगा, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दंड का प्रभाव क्या होगा, उसके अपने प्रति अवधारणा नष्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर बाल्य अवस्था, लेटर चाइल्डहुड, 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। इससे पहले मतलब अर्ली चाइल्डहुड है वो होती है 2 से 6 वर्ष, और इससे पहले जो अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था, वो होती है जन्म से लेके 2 वर्ष, और इसी तरीके से 11 से 17 वर्ष होती है किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा का अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और चौथा ऑप्शन लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, क्योंकि इसमें जो सभा अध्यक्ष में ये एक कॉमन शब्द है, इसमें दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल, जबकि सभापति में मेल को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, दूसरा ऑप्शन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने में, चौथा ऑप्शन यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि अधिगम में अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और फिर क्या सुधार करना है, बच्चों को क्या चीज़ें इम्प्रूव करके देनी हैं, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, ये सब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में के लिए ज़रूरी होता है। जो पूर्ण विकास इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्तर 1। इसमें स्तर 1 में नैतिकता नहीं होती, इसमें जो बच्चे बिहेव करते हैं वो ज़्यादातर दंड और पुरस्कार पर आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि अगर वो अपने माँ बाप की बात मानेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा, और अगर वो कुछ शरारत करेंगे, मिसबिहेव करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। उसी हिसाब से उनमें नैतिकता रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपस में बदल गए हैं। अभी ये 16 कर लेते हैं फिर 15 करेंगे। ये 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो सामाजिकरण क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने समाज में लोगों से मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करता है और सबको जानता है, ये सब चीज़ें होती हैं सामाजिकरण की। तो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है इसमें, तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, इसमें सारे पर्सन बैठे रहते, सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं लेकिन शांत रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, वो भी एक सामाजिकरण कारक है, लेकिन इसमें बातचीत नहीं होती, इसलिए इसको निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं। बाकी सब में इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, जो थोड़ा चेंज हो गया है।
प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी, पर्यावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीवन और वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पर ये टर्म को याद रख लीजिए, ये प्रकृति और पोषण। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये आता है और कई बार हिंदी में गलती हो जाती है। प्रकृति का आप हिंदी मतलब ना निकालें। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब व्यक्ति का नेचर। ये आनुवंशिकी से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं। और पोषण, पोषण जो व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है, पालन पोषण होता है, उससे संबंधित होता है, यानी पर्यावरण जिसमें उसका पोषण होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, मैंने इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषीय। तो जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषीय पहलू पर महत्व देते हैं, जबकि वो जैविक पहलुओं पर महत्व नहीं देते हैं। जैसे मैच्योरेशन हो गया, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होगा वो चीज़ों को सीखेगा, वो इन चीज़ों पर, संज्ञानात्मक ये सब चीज़ों पर, पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो समाज के इंटरेक्शन, संस्कृति और भाषा, लैंग्वेज पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा सही है? पहला है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के लिए सीखने के प्रतिरूपण, मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। उन्होंने, उनके अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है कि उद्दीपन होने पर ही व्यक्ति जो है ना रिस्पॉन्स करेगा, चीज़ों को सीखेगा। अगर उसके सामने कुछ रखा होगा तभी चीज़ों को सीखेगा, अगर तो पुनर्बलित किया जाएगा तभी सीखेगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को रुचि होगी तो वो ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख सकता है। और जब ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है उसके लिए एक प्रतिरूपण, मॉडलिंग की आवश्यकता होती है। यानी मॉडल कोई भी हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, या फिर कोई उसका फेवरेट एक्टर होता है, कार्टून होता है। ये सब प्रतिरूपण, मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है जिससे बच्चे सीखते हैं। जो उसका हीरो है उसके अनुसार वो बनना चाहेगा, उसको कॉपी करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सीखने के नियम दिए पेवलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। थॉर्नडाइक ने दिए थे यहाँ सीखने के नियम। उन्होंने प्राइमरीली 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉस भी दिए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपर्युक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन लैंडमार्क, दूसरा ऑप्शन है हैरिसन का, डार्विन का और मैकडोगल का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 डार्विन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खाली स्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अनुभव, पुनर्बलन, अभ्यास, परिपक्वता। तो तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर कोई व्यक्ति कब तत्पर होता है? जब वो चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो। और तैयार कब होगा? जब वो उतना मैच्योर, उतनी मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता ग्रहण कर चुका हो कि वो उस जो चीज़ सीखने चाहता है उसके लिए वो तैयार हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 परिपक्वता, मैच्योरेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? अत्यधिक दंडात्मकता, कठोर, आज्ञाकारिता की मांग और सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। तो अधिनायकवादी पालन पोषण में, पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो लड़का है वो ब्लाइंडली उनके रूल को, जो उन्होंने रूल फॉलो की बनाए हैं, उनको वो फॉलो करे और वो क्वेश्चन ना पूछे
और अगर वो कुछ गलती करता है तो उसके दंड बहुत कठोर होता है और उनको उनकी आज्ञाकारिता करनी पड़ती है बिना कोई सवाल उठाए। तो यहाँ पर ये 3 आंसर तो करेक्ट हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर 4th होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे के खाली स्थान को मापती है। पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान, समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल, आलोचनात्मक सोच का कौशल और कुछ कार्य को करने की क्षमता। तो योग्यता परीक्षण के द्वारा जो व्यक्ति में इनबिल्ट एबिलिटी है उसके बारे में पता किया जाता है कि उसमें क्या क्या एबिलिटी है, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसमें क्या क्या पहले से ही भावनाएं हैं चीज़ों को करने की, उसको मापा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4th, कुछ कार्यों करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी जो पहले से इनबिल्ट है, जो क्षमता है उसको मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रयोग से पता चला कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है। तो पहली बात, ये क्लासिकल कंडीशनिंग ये दी थी इवान पेवलोव ने। उसके बाद जो वॉटसन आए उन्होंने यहाँ पर लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से पता चला कि व्यक्ति में जो बच्चा है उसमें फोबिया पैदा किया जा सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग के यूज़ से। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3rd। जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में जो बच्चा था एल्बर्ट, उसको एक खरगोश जब पास आता था, वाइट रैबिट, तब कोई आवाज़ करके डरा दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति आई कि वो अब हर वाइट चीज़ से डरने लगा और उसे फोबिया पैदा हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3rd। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है: भेदभाव, एकीकरण, स्फेलोकोडल सिद्धांत और प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 3rd, स्फेलोकोडल। मतलब पहले सिर का, मतलब ऊपर से नीचे तक व्यक्ति का विकास होता है। पहले सिर का विकास होगा फिर पैरों का। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो छोटे होते हैं तब उनका सिर बहुत भारी होता है लेकिन पैर छोटे छोटे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिया जाते हैं तो इसे जाना जाता है सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, अंतरिम आकलन और रचनात्मक आकलन। तो इसको हम बोलते हैं सारांशित आकलन, सबमेटिव असेसमेंट। यहाँ पर ऑप्शन 1st यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को सम्मानित करता है जहाँ वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। ये सिद्धांत किसका है? तो ये जो सिद्धांत है वो दिया था जेरोम ब्रूनर ने, निर्माणवाद का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी। जैसे आपने स्पाइरल देखा होगा, ऐसा 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 घूमता रहता है, मतलब बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाता है। तो इसी टाइप से जो इन्होंने इसकी बात की है कि जो पिछला ज्ञान है आधार पर नए ज्ञान बढ़ाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4th। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता? सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस से, पड़ोस की पसंद, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता, लिंग या पोषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3rd। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधान सचेत रूप से खाली स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। तो अटेंशन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? अगर कुछ उसके सामने उद्दीपक रखा हो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2nd। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अवलोकन का एक उदाहरण है आकलन का, मूल्यांकन का, मापन का, परीक्षण का। तो हम ऑब्जर्वेशन आकलन में करते हैं, असेसमेंट में हम बच्चे का असेसमेंट अवलोकन विधि द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1st। तो इस तरह से यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।